Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to understand one of the most important and powerful part of Indian Constitution, that is the emergency provisions under Indian Constitution. We will discuss national emergency, president's rule and financial emergency in detail along with articles, examples, historical events and important constitutional amendments. So stay tuned till the end because this topic is extremely important for judiciary, UPSC, PCS law exams and for understanding how the constitution protects the nation during this extraordinary situation. Coming on to that, what is emergency provision? Emergency provision एक तरह का स्पेशल पावर है विच इज़ गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट टू डील विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं ये किसी भी रीज़न से अराइज हो सकती हैं, मे बी ड्यू टू वॉर, मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, मे बी ड्यू टू एनी आर्म्ड रिबेलियन, या कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है स्टेट्स में, या कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इन दैट केस एमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ करते हैं। जब तक इमरजेंसी होती है ये जो फेडरल फीचर है ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेंटर है उसको वाइडर पावर मिल जाती है। सी, अ टेम्परेरी शिफ्ट टू यूनिटरी कंट्रोल। हमारे पास वी आर हैविंग क्वासी फेडरल। सो बिफोर क्वासी फेडरल जब हम इस कंक्लूजन पे आए कि हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, दैट इज़ हम ड्यूअल गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, बट वी आर हैविंग सम यूनिटरी फीचर्स ऑल्सो, तो हमने इसको नाम दे दिया अपनी कंट्री को, दैट इट इज़ क्वासी फेडरल। बट व्हेन देर इज़ अ सिचुएशन, जब एमरजेंसी आ जाएगी, एमरजेंसी में ये जो क्वासी फेडरल वाली चीज़ है यानी मिक्स ऑफ जो फेडरल और यूनिटरी चल रहा है ये ख़त्म होके कंप्लीटली यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वासी फेडरल बिकम्स यूनिटरी, दैट मीन्स द सेंटर गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर्स completely when it comes to emergency provisions and जो center dominant control है वो लगना शुरू हो जाता है। नाउ सी कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉर्मल फेडरल स्ट्रक्चर है ये इमरजेंसी में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि टेम्परेरी जो शिफ्ट है पावर का दैट इज बीइंग टूवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट। और ये ऐसा करते क्यों है? द रीज़न इज जिससे कि आप यूनिफाइड रिस्पॉन्स जो नेशनल क्राइसिस में चल रहा है, यूनिफाइड रिस्पॉन्स आप यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं कि नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर कंट्री और आप उस क्राइसिस से अपने नेशन को बाहर निकालो। मूविंग फॉरवर्ड, दैट ये ज़रूरी क्यों है और इसका क्या क्या इफेक्ट होता है? पहला हो गया नॉर्मल फेडरलिज्म। नॉर्मल फेडरलिज्म मतलब कि हमने बोल दिया कि 7th शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्ट हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने यूनियन और स्टेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि कौन सी लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और कब कब कौन यूनियन या स्टेट लॉ बनाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू कि सेंटर और स्टेट ऑपरेट करेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव, जब हम नॉर्मली चलते हैं, राइट। और जो एग्जीक्यूटिव डोमेन है अंडर द 7th शेड्यूल, मतलब जैसे फर्स्ट हो गया हमारा यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट में वी आर हैविंग द सब्जेक्ट्स जहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। सेकंड वाला हो गया स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने अपने स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे। एंड थर्ड हो गया कॉन्करेंट, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बनाएंगे। बट वहीं पे रिपग्नेंसी अप्लाई हो जाता है, आर्टिकल 246 जो बताता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम यूनियन वाले लॉ को प्रिवेल करवाएंगे, यानी पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा। दिस इज नॉर्मल फेडरलिज्म, राइट। बट वहीं पे जब यूनिटरी कंट्रोल होता है, जब यूनिटरी कंट्रोल आ जाएगा तो सेंटर ये मान के चलता है कि उसकी जो अथॉरिटी है बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी जो गवर्नमेंट चल रही है प्लस जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो स्टेट्स के ऊपर टेम्परेली आ जाएगी। मतलब जब तक हमारी इमरजेंसी चल रही है, जब तक इमरजेंसी इन कंटिन्यूएंस होगी, एक यूनिटरी कंट्रोल आ जाएगा यूनियन के पास। तो यूनियन गवर्नमेंट प्लस जो आपका पार्लियामेंट है यानी यूनियन लेजिस्लेचर, दोनों की पावर्स एक्सपैंड हो जाएंगी ओवर द स्टेट। तो ये जो नॉर्मल फेडरलिज्म है ये यूनिटरी कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी या उसको रिवोक किया जाएगा तो नॉर्मल जो फेडरल बैलेंस चल रहा था, यानी अगेन कमिंग ऑन टू दिस थिंग, यहाँ से ये रिस्टोरेशन में ये जो हमारी 3 लिस्ट में कंटिन्यू चल रहा था कि यूनियन की लिस्ट है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये अगेन ये वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कि इमरजेंसी जब ट्रिगर होती है तब क्या होता है, रीज़न हो सकता है कि कोई वॉर है, या फिर गवर्नेंस का ब्रेकडाउन यानी गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो गई है, या फिर कोई फाइनेंशियल थ्रेट है। ऐसी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को यूज़ करा जाता है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मीन्स कि ये जो इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का जो सिस्टम है, ये अभी आगे प्रोसीजर में जब जाओगे तो इन दैट प्रोसीजर हमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मतलब लेजिस्लेचर का यहाँ पे पार्ट होता है। दैट मीन्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। इस पार्लियामेंट्री अप्रूवल में कैबिनेट की एडवाइस भी रहेगी। तो पहले तो कैबिनेट एडवाइस करेगा कि हाँ चलो इमरजेंसी होनी चाहिए, एंड देन पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज ऑल्सो नीडेड। अभी जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कितना किस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा से ये पास होता है। एक तरह का ओवरसाइट मतलब एक चेक अप्लाइड है कि ऐसा तो नहीं कि इन इन प्रोविजंस का हम आर्बिट्ररी यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ये है कि जुडिशियल रिव्यू एंड अमेंडमेंट बेस्ड जो रिफॉर्म्स होते हैं, दीज ऑलवेज प्रिवेंट द फ्यूचर मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स। यानी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि चलो इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो इमरजेंसी लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम जुडिशरी की पावर्स को ख़त्म करें। जुडिशियल रिव्यू और जो अमेंडमेंट बेस्ड रिफॉर्म्स है वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहते हैं, और वो इसी इमरजेंसी पावर्स को मिसयूज़ ना हो, उनका आर्बिटरी यूज़ ना हो, इस चीज़ पे चेक लगाते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं दीज आर टेम्परेरी एंड एक्सेप्शनल, बिकॉज ये कुछ ही सिचुएशन है जहाँ पे इसे अप्लाई किया जा सकता है, एंड इट इज़ नॉट परमानेंट नहीं है। तो इंडिया का जो फेडरल फ्रेमवर्क है, जिसको हम बार बार बोलते हैं दैट इट इज़ कॉसी फेडरल, इट इज़ कॉसी फेडरल बिकॉज ड्यूअल गवर्नमेंट है, बट हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर दे रखा है इसलिए हम इसे कॉसी फेडरल बोल रहे हैं। यही परमानेंट चीज़ है, बट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस चल रहे हैं, इसलिए हम कॉसी फेडरल या फेडरल स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करके फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हम इसको यूनिटरी रखते हैं। आई होप एक बेसिक प्रोफॉर्मा इज क्लियर इन योर माइंड कि इमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या हैं और ये क्यों लगते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू कि कितने टाइप के इमरजेंसी होती है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एंड इट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360। बात करते हैं ये 3 तरह की इमरजेंसी होती किस किस तरह की है। पहला हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी तब डिक्लेयर करी जाती है व्हेन इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या उसके किसी पार्ट के लिए और उस चीज़ को थ्रेटन है। डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। और किस चीज़ का थ्रेटन है, ईदर थ्रेटन बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। सो सिर्फ ये 3 ग्राउंड्स होते हैं। पहला हो गया हमारा वॉर चल रहा है, दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड थर्ड इज आर्म्ड रिबेलियन। नाउ अंडरस्टैंड, वॉर मतलब जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ फॉर्मल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में रहती है बिटवीन 2 कंट्रीज। वॉर का मतलब क्या है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो फॉर्मल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जब होता है किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में, तब हम कहेंगे कि ये वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर ही है। सो वॉर वाली सिचुएशन है, इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। एग्जाम्पल ले लो, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था इस साल, तो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर जब पिछले साल हो रहा था तो अब वो सीज फायर हो गया, राइट। अगर ये सीज फायर नहीं हुआ होता तो इंडिया जब ऑफिशियली वॉर में होगी विद अनदर कंट्री, जब डिक्लेयर्ड वॉर चल रहा होगा, तब इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। मान लो, इमेजिन करो कि कोई एनिमी फोर्सेस है, उन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया थ्रू बॉर्डर्स और एनी मिलिट्री ऑपरेशंस, तो वो शुरू हो जाएगा। सो द यूनियन गवर्नमेंट मे प्रोक्लेम इमरजेंसी टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी। वहीं पे सेकंड आता है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है कि अ काइंड ऑफ अटैक और अ काइंड ऑफ थ्रेट फ्रॉम अनदर कंट्री विदाउट द फॉर्मल वॉर। मतलब कुछ हॉस्टाइल अटैक्स हो रहे हैं, या कह लो क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री इन्वेजन हो रहा है। वो किसी कंट्री के साथ भी हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी हो सकता है, जैसे हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स भी होते हैं। इन दैट केस मान लो कोई ऐसा ग्रुप है जो अपने आर्म ट्रूप्स भेज रहा है इंडियन टेरिटरी में और वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, उस केस में हमें बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब कि हमारी जो इंडिया की टेरिटरी है उसके बाहर से हमें एग्रेशन फील हो रहा है, एंड दिस एग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। इन दैट केस एक्सटर्नल एग्रेशन में भी हम जो यूनियन है हमारा वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एंड थर्ड इज आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब कि
जो आर्म रिबेलियन है दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट विद इन इंडिया, यानी अब हम बात कर रहे हैं अपने अंदर की ही टेरिटरी में। अंदर की टेरिटरी में अगर कोई आर्म्ड रिबेलियन शुरू हो जाता है, मतलब आर्म्ड ग्रुप्स हैं और वो गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, गवर्नमेंट को थ्रू वायलेंस इन सेवरल स्टेट्स और सेवरल टेरिटरीज वो अपने वेपन्स को यूज करें अगेंस्ट स्टेट ओनली, अब ये लार्ज स्केल मिलिटेंट अपराइजिंग हो रही है। इन दैट केस इंटरनल जब ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो इमरजेंसी को तब भी इम्पोज किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो इमरजेंसी है ये प्रोक्लेम कौन करता है। इमरजेंसी प्रोक्लेम करने में जो मेजर रोल है वो प्रेसिडेंट का होता है, राइट। तो यहाँ पे हम अभी नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट इज द वन जो इस चीज़ को डिक्लेयर करेगा। प्रोसीजर अभी हम देखेंगे आगे की प्रोसीजर क्या है। बिफोर दैट प्रोसीजर अंडरस्टैंड कि ये दूसरी तरह की इमरजेंसी क्या है, दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जब मशीनरी फेल हो जाती है या कह लो स्टेट की जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फेल हो गई है, तब हम इसको अप्लाई करेंगे। आर्टिकल 356 में मेंशनड है। इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट। गवर्नर की रिपोर्ट होती है, ऑन ग्राउंड टेस्ट होता है, ऑन ग्राउंड या कह लो फ्लोर टेस्ट होता है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी लूज हो गई होती है तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसका आई टेल यू, पहला तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल है, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन क्योंकि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो प्रूव नहीं कर पाए, तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। यहाँ पे रोल, पहला रोल आ जाता है गवर्नर का। गवर्नर रिपोर्ट सबमिट कर रहा है हमारे प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट में ये होना चाहिए। नाउ सी सिचुएशन क्या क्या होती है। पहला हो गया कि किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं नहीं बनी, तो अब असेंबली जो है वो हंग सिचुएशन में है, मतलब इलेक्शंस जो हुए उसने किसी स्टेबल गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं कर पाए, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है। अब वहाँ पे कह लो कि जितने भी अलायंसेस बनते हैं वो भी नहीं बन पा रहे, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी लूज कर जाए, जो सीएम है वो फ्लोर टेस्ट फेल कर जाए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो प्रूव हो जाए कि हाँ अब इनका कोई कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर असेंबली में नहीं रह गया, तो सीएम प्लस जो हमारे कैबिनेट जो भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको वहाँ से अपना रिजाइन देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता है, इफ रूलिंग कोalition collapses तो नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल। इन दैट केस ऑल्सो गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को और बोलेगा कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो ये प्रेसिडेंट रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब यहाँ पे और दे आर रिफ्यूजिंग टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन, तो इस केस में भी प्रेसिडेंट गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करेगा और प्रेसिडेंट इस चीज़ को डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ पे भी अगेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी होता है। इट मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 मंथ्स और कंटिन्यू रहता है 6 मंथ्स तक। इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है ऑफकोर्स 3 years बट विद कंडीशंस ओनली, राइट। इसका एक बहुत फेमस केस है एस आर बोमई केस। एस आर बोमई केस आई थिंक आपने अपने बेसिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, आपने प्रियम्बल में भी पढ़ा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग द स्टेट इमरजेंसी, प्लीज गो थ्रू इट। इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड गवर्नर और प्रेसिडेंट का रोल इन डिक्लेयरिंग द इमरजेंसीज इन स्टेट। तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में। इंडिया की जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये डिक्लेयर हो जाए कि वो थ्रेटेंड है, यानी इंडिया ये बोल दे कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या क्रेडिट ऑफ इंडिया है दैट इज थ्रेटेंड, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। इनेबलिंग सेंटर टू डायरेक्ट स्टेट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। अब यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट्स को बताएगा, मतलब स्टेट्स का जो फाइनेंसेस है अब सेंटर कंट्रोल करेगा, तो इन दैट केस फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। अगेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 months बाय द पार्लियामेंट। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट भी हो जाएगा जैसे सेंटर है वो स्टेट के फाइनेंशियल कंट्रोल को सी थ्रू करेगा और इसमें फाइनेंशियल मैटर्स में डायरेक्शन भी देगा, प्लस उनके एक्सपेंडिचर्स को भी कंट्रोल करेगा। एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने में कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट में रिड्यूस द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में हर कोई इन्वॉल्व होता है, उनकी सैलरीज को कम किया जा सकता है। अगर कभी एक एग्जाम्पल ले लो, अभी तक वैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी नहीं लगी है, बट
मे बी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, या जिसको हम कहते हैं ना हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया या फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया, तो और हम उतना, क्योंकि पैसे तो उतने ही चाहिए, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, इनकम कम है, और इसका जो गैप है वो अगर बढ़ता चला जाए तो एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। सीवियर इकोनॉमिक कोलैप्स के चांसेस में इंडिया डिक्लेयर कर सकती है कि नाउ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, जहाँ पे करेंसी क्राइसिस आ जाए, या फिर इंडिया इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, जो भी डेट्स उसने ले रखे हैं अब लोन नहीं पे कर पा रहे, इन दैट केस ऑल्सो फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी प्रोक्लेम्ड। तो ये तीन तरह की जो हमारी इमरजेंसीज होती है इनको डिक्लेयर किया जाता है। कॉमन फ्रेमवर्क क्या है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करता है चाहे किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, कैबिनेट की एडवाइस पे होता है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, एंड ऑलवेज दीज प्रोविजंस अंडर आर द जुडिशियल रिव्यू, इस जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर नहीं है, दे आर ऑलवेज विद इन दैट जुडिशियल रिव्यू, और हमेशा चेक लगाया जा सकता है कहीं ये इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। नाउ कमिंग ऑन कि लास्ट में एक नोट मेंशन है दैट इट इज एक्सेप्शनल एंड टेम्परेरी नेचर, ये हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं स्पेसिफिकली हर एक इमरजेंसी पे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, राइट। तो पहला आता है हमारी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में आई टोल्ड यू देयर आर ओनली 3 ग्राउंड्स, इन 3 ग्राउंड्स में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ही होते हैं। ये 3 ग्राउंड्स हैं, इनके अलावा किसी भी फोर्थ ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। और ये इमरजेंसी, इनके जो ग्राउंड्स हैं दोज आर प्योरली बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी को जब कोई खतरा होता है तब इसको डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, ये जो 44th अमेंडमेंट है इसमें इसने रिप्लेस किया है ये वर्ड विच इज कॉल्ड एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके दे हैव मेड इट आर्म्ड रिबेलियन इन 44th अमेंडमेंट 1978। और ये आर्म्ड रिबेलियन क्यों किया गया था, जिससे हम मिस यूज को, देखो इंटरनल डिस्टर्बेंस तो किसी भी वजह से हो सकता है, बट आप बार बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे कई बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे कई बार यूनियन अपनी पावर्स को एक्सपैंड करने के लिए भी इसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। आर्म्ड रिबेलियन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसा कुछ जब लार्ज स्केल मिलिटेंट स्टेट के अगेंस्ट हो गए, तो ये सिचुएशन तो बहुत कम आती है, या बहुत, मतलब देर आर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है इसकी कि ये बहुत बार बार होता रहेगा, बट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस किसी भी ग्राउंड पे हो सकते हैं, वो विदाउट लार्ज स्केल मिलिटेंट भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट कई बार इस पावर का ये जो छोटा सा क्लॉज है इसको मिसयूज करके बार बार इमरजेंसी डिक्लेयर ना करे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वी नो नाउ कि ये तीन हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि प्रेसिडेंट ही इसको डिक्लेयर करेगा। अब ये डिक्लेयर करता कैसे है, प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर ऑन द कैबिनेट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी हो रही है जब इसको रिटन एडवाइस मिलती है फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। कैबिनेट एडवाइस इज प्रेसिडेंट इन राइटिंग। कैबिनेट बोलेगा कि ये डिक्लेयर करना अब ज़रूरी है, चलो कैबिनेट ने बोल दिया, स्टिल अब ये क्या होगा, पार्लियामेंट्री की अप्रूवल इज अगेन नीडेड। पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करेगा, दोनों हाउसेस से विद इन 1 मंथ। पार्लियामेंट मतलब हम लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करें, विद इन 1 मंथ ये अप्रूव हो जाना चाहिए कि नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। और ये जो मेजॉरिटी है दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी नीडेड, जो कहती है 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे एक सिचुएशन ये आती है कि मान लो ये देखो विद इन 1 मंथ ऑफ इशुएंस प्रोक्लेमेशन मिल जाना चाहिए। यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि मान लो राज्यसभा तो हमारा परमानेंट हाउस है, हो सकता है लोकसभा डिसॉल्व हो जाए ड्यूरिंग दिस पीरियड, वहाँ पे राज्यसभा पहले डिक्लेयर करेगी, पहले अपने से पास करवाएगी, और लोकसभा से अप्रूव हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही दोबारा से राज्यसभा बैठेगी, बैठने के ही तुरंत 30 डेज के अंदर अंदर ये चीज़ पास हो जानी चाहिए। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है, वॉर एंड इंटरनल एग्रेशन, आई टोल्ड यू ये दोनों एक्सटर्नल स्टेट या एक्सटर्नल फोर्स लगी होती है। आर्म्ड रिबेलियन को चेंज करा गया है थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस, और ये विद इन द टेरिटरी होता है। कह लो कि अगर हम इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ करते तो ये वेग होता और ब्रॉड इन्वोकेशन होता, बट जब हम आर्म्ड रिबेलियन यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज मिलिट्री अगेंस्ट द स्टेट है, तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स कर दिया, नैरो कर दिया, तो इससे हम क्या है मिस यूज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे, और ये इंटरनल होगा। नाउ सी 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेशनल इमरजेंसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे
पोस्ट इमरजेंसी जो रिफॉर्म्स थे इनको और नैरो किया गया और सेफ गार्ड्स को इंक्रीज किया, प्रिवेंट करने। देखो इमरजेंसी लगना इज़ नॉट वेरी गुड थिंग, राइट। चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, चीज़ें दोबारा से मतलब आके रीट्रैक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ये बार बार ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा नैरो रखते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। बार बार ये चीज़ें, गवर्नमेंट इन चीज़ों का मिसयूज़ ना करे, आर्बिट्रली इमरजेंसी ना लगा के लोगों के राइट्स को अफेक्ट ना करे, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा नैरो रखा गया है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन। क्या होगा? ड्यूरेशन ये होता है, एक बार अगर अप्रूव हुई है तो हम 6 मंथ्स लेके चलते हैं कि 6 मंथ्स के लिए ये लग जाती है, बट इसको अगेन एक्सटेंड किया जाता है फॉर अनदर 6 मंथ्स। ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ इसे रिपीटेडली 6 मंथ्स के लिए रिन्यू कह लो या कह लो एक्सटेंड करके इसको, इसका टाइम पीरियड आगे बढ़ाया जाता है, बट ये अगेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल के थ्रू ही किया जाएगा। अब देखो चेंजेस क्या क्या होते हैं, अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गई तो चेंज क्या क्या होगा। पहला चेंज होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चेंज हो जाती है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो हम पढ़ते हैं ना कि बराबर से हैं, सेंटर अपना देखेगा, स्टेट अपना देखेगा, यहाँ पे सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स ऑन एनी मैटर। और सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? हमारे जो कह लो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्लस हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल दोज विल बी अंडर दिस एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स होती है वो बढ़ जाती हैं यूनियन में, और वो स्टेट्स को भी कवर करती है। तो यूनियन डायरेक्शन इशू कर सकता है टू द स्टेट गवर्नमेंट्स जब कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स को फुलफिल करने की बारी आएगी। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव ओवरराइड। अब देखो गवर्नमेंट का भी हो गया, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की। तो यूनियन में जो लेजिस्लेचर है दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर स्टेट लिस्ट पे भी आ जाती है, यानी लिस्ट 2 पे अब पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है और नए लॉज बना सकता है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ऑल्सो। और ये जो पावर है, अ पावर नॉर्मली रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, ये पावर एक्चुअल में तो लिस्ट 2 में सिर्फ स्टेट की है, वहाँ पार्लियामेंट को इंटरफेयर नहीं करना है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये लेजिस्लेटिव ओवरराइड हो जाता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेंटर किसी भी टाइम पे अगर इमरजेंसी चल रही है तो वहाँ पे ऑल्टर कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ को चेंज कर सकती है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो जो नॉर्मल फाइनेंशियल अरेंजमेंट चल रहे थे पहले बिफोर इमरजेंसी, इसको चेंज करके रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच में थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि अगेन काफ़ी ज़्यादा कह लो कि कंप्लीट पावर ही कह लो कि पूरा यूनियन या सेंटर के ऊपर आ जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड पार्लियामेंट्री टर्म्स। एक्सटेंडेड पार्लियामेंट्री टर्म यानी टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मे बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट अप टू 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। ये जो इफेक्ट ऑन लोकसभा या स्टेट असेंबलीज है ये आएगा कि इनका जितना भी टाइम पीरियड, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है जब से बैठी है, तो अभी 5 ईयर्स को बढ़ाया जा सकता है फॉर 1 ईयर एट अ टाइम जब इमरजेंसी चल रही है, बट एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी एंड। मान लो इमरजेंसी आज एंड हो गई, आज एंड हो गई है तो अब ये नेक्स्ट, अगर यहाँ से एंड हुई है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स मैक्स टू मैक्स इंक्रीज ये पर्टिकुलर जो भी हमारा टाइम पीरियड है एक्सटेंडेड रहेगा। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई मैक्स 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद आपको इनको जो भी इनका डिसोल्यूशन है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि अपना टाइम पीरियड खत्म कर चुके हैं और नई लोकसभा या नई लेजिस्लेटिव असेंबलीज को फिर से दोबारा से इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे क्या चेंज आता है, राइट। फंडामेंटल राइट्स में सबसे बड़ा चेंज तो ये है, आर्टिकल 358 पे मेंशन है ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ऑटोमेटिक सस्पेंशन मींस जैसे ही हमारी फंडामेंटल जैसी इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देते हैं। बट 358 कहता है आर्टिकल 19 विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड मूवमेंट आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये सिर्फ 2 चीज़ों में अप्लाई होगा। आर्म्ड रिबेलियन में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, यानी जब इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन तब हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। बट व्हेन इट इज़ ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वी आर लाइक आर आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड। तो गवर्नमेंट
रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकती है ऑन आर स्पीच, ऑन आर मूवमेंट, ऑन आर असेंबली ड्यूरिंग वॉर, बट ड्यूरिंग आर्म्ड रिबेलियन ये इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करेगी। अब देखो ये ओवरलैप हो रही हैं चीज़ें। आर्टिकल 358 कह रहा है ऑटोमेटिक सस्पेंशन, 359 कह रहा है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंड्स एनफोर्समेंट सेलेक्टिविटी, और ओवरलैपिंग हो रही है बोथ ऑपरेट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। दोनों आर्टिकल्स ओवरलैप करते हैं। अब देखो ये जो 358 है ये ट्रिगर कब हो रहा है, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात है, आर्म्ड रिबेलियन में ये अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ आर्टिकल 19 की बात करता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते, आप कोई असेंबली या यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, कहीं पे भी रिसाइड नहीं कर सकते, और कोई भी ऑक्यूपेशन या जो प्रोफेशन है उसको फ्रीली आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये सब सस्पेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट यहाँ पे 359 कहता है सिलेक्टिव सस्पेंशन। सिलेक्टिव सस्पेंशन का मतलब है कि प्रेसिडेंट में सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो प्रेसिडेंट इशू करता है एक ऑर्डर सस्पेंडिंग द एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, और 359 क्या है, सिलेक्टिव है, ऑन द चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट करेगा क्या, हमारा 12 to 35 है फंडामेंटल राइट्स का जितना भी पार्ट है, 12 to 35 में सिर्फ 20 और 21 छोड़ दो, ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है कन्विक्शन से, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, सिर्फ इन दोनों को छोड़ दो। इसके अलावा जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सारे हमारे सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब ये जो 2021 है इनको क्यों छोड़ते हैं, दीज आर्टिकल्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी पनिशमेंट, और राइट टू लाइफ हमारा रिमेन प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 20 में अगर कन्विक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आर्बिट्ररी पनिशमेंट मिल जाएगा, एंड अगेन इट इज़ नॉट लाइक, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई कि आप किसी को उठा के जेल में नहीं डाल सकते, राइट। और 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बींग हमें मिलना ही चाहिए। तो 20 और 21 को छोड़ के इस ये तो सस्पेंड होने ही नहीं है। इनके अलावा अगर सस्पेंड करना है तो प्रेसिडेंट इशू करता है एक ऑर्डर जो सस्पेंड करेगा इन्फोर्समेंट ऑफ दीज अदर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपका आर्टिकल 32 भी इस टाइम पे सस्पेंड हो जाता है। हम अगर चाहें कि इमरजेंसी के बीच में हम चाहें कि जाकर हम एक कोई रेट फाइल कराएं जाके, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इमरजेंसी अभी चल रही है और बाकी राइट्स का एनफोर्समेंट अभी रुका हुआ है। तो आर्टिकल 20 एंड 21 यानी राइट अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 याद होगा, जहाँ पे यू आर हैविंग ex post facto laws, you are having double jeopardy, you are having self incrimination, ये तीन पॉइंटर्स हैं। तो ये तीन जो जितने भी पॉइंटर्स हैं इनको इनको अप्लाई करवाया जाता है, प्लस 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी कराया जाता है। और 44th अमेंडमेंट से ये चीज़ आई है कि 20 और 21 को हम इन्फोर्स कराते रहेंगे इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जिससे कि क्रूशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन ओवररीच। क्योंकि अभी क्या है, अथॉरिटी जो यूनियन की है वो मैक्सिमम है। अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स को भी छोड़ देंगे, इनको भी अगर हम सस्पेंड कर देंगे, तो फिर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इन दैट केस बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर ना हो, इसलिए इन दोनों आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाता है और बाकी सस्पेंड किए जा सकते हैं। इवन 32 ऑल्सो गेट सस्पेंड, क्योंकि ये 12 to 35 के बीच में ही आएगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल मैंने भी बताया जब वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट कि ये तब होगा जब या तो पार्टी को कोई मेजॉरिटी ना मिले, या गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी को लूज कर दे, फ्लोर टेस्ट फेल हो जाए, या स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगे। अब होगा क्या, 356 में मैंशनड है, एंड ये प्रेसिडेंट अज्यूम करता है दैट अब उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस हो गए हैं क्योंकि उनको ऑफिस से निकाल दिया गया है, बिकॉज उनका जो फ्लोर टेस्ट है वो सक्सेस नहीं हुआ, जो कोलिशन था वो कोलैप्स हो गया, और कोई दूसरी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अब नहीं है। इन दैट केस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंड हो जाती है, या पार्लियामेंट उसको डिसॉल्व कर देता है। गवर्नर जो होता है एडमिनिस्टर्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, और ये गवर्नर ही है जो फ्लोर टेस्ट का जो रिजल्ट है उसकी जो रिपोर्ट है ये पहुंचाएगा प्रेसिडेंट तक, और प्रेसिडेंट को बताएगा दैट यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, अब आपका रूल होना यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर स्टेट। अब जब ये जो
हमारी जो मशीनरी है फेल हो चुकी है और प्रेसिडेंट को इस रिपोर्ट से लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारा रूल होना चाहिए, प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई हो जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट अपना रूल यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा। जो स्टेट इमरजेंसी है डिक्लेयर हो जाएगी। इन दैट केस पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर भी अब लेजिस्लेट कर पाएगी, यानी लिस्ट 2 पे अब पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी और उस स्टेट के लिए लॉज पास कर सकती है। सो इन दिस केस अब यहाँ पे फिर दोबारा ये विद इन 2 मंथ्स अप्रूव होनी चाहिए। 6 मंथ्स के लिए ये एट अ टाइम जब अप्रूव हुई है 6 मंथ के लिए कंटिन्यू हो सकती है, बट मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 3 ईयर्स होता है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में मेंशन्ड है व्हेन मनी स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब होगी, जब हमारी इंडिया के जो फाइनेंसेस हैं वो स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है या फिर क्रेडिट ऑफ जो इंडिया है उसको थ्रेटन हो रहा है। तो ये जो है अभी तक हिस्ट्री में कभी भी इन्वोक नहीं करी गई है। नेशनल इमरजेंसी भी देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी हमारी ऑल इन ऑल अराउंड 3 बार इसको डिक्लेयर किया गया है। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट्स रूल है ये कई बार हो चुके हैं, कई बार स्टेट्स में मल्टीपल टाइम्स भी हो चुके हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी एक भी बार नहीं हुई है। बट व्हेन आई कम टू फाइनेंशियल इमरजेंसी की होती क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो यूनियन है वो स्टेट्स को डायरेक्शन देता है कि आप अब अपने फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल मैटर है, उस पर किस तरह से काम करोगे, यानी आपकी जो सैलरीज है गवर्नमेंट ऑफिशियल की इंक्लूडिंग द जजेस उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, और आपके एक्सपेंडिचर्स पे भी चेक लगेगा, एक्सपेंडिचर्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है। व्हेन इट कम्स टू कंट्रोल स्टेट बजट, कंट्रोल स्टेट बजट मतलब कि जितने भी आपके मनी बिल्स हैं उनको रिजर्व कर दिया जाएगा, और फाइनेंशियल लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास तो होगा बट उसमें प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन भी ज़रूरी होगी, यानी प्रेसिडेंट अब पास करेगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि इसको पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। रिडक्शन ऑफ सैलरीज, तो सैलरीज अलाउंसेस सब कुछ कम हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द जजेस ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की भी सैलरी को कम किया जाएगा। और इंडिया में अभी तक इन्वोक नहीं हुई है, रिफ्लेक्टिंग कि हमारा जो जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा हाई थ्रेशोल्ड की साइड पे जा रहा है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सेफ गार्ड एंड कैबिनेट एडवाइस, पार्लियामेंट्री चेक्स एंड टाइम। नाउ सी कि पार्लियामेंट्री चेक्स किस तरह से लगते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम बता चुके हैं कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, 6 मंथ्स के लिए लगती है, फिर इसको रिन्यू किया जाता है, और कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम करता है। नाउ सी ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनके स्टेप्स क्या क्या हैं। पहले तो रिटन कैबिनेट एडवाइस जाएगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को कैबिनेट बोलेगा कि यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस, आपको प्रोक्लेम करनी है इस इमरजेंसी को। ओरल एडवाइस नहीं, रिटन एडवाइस इज इंपॉर्टेंट हियर। इसके बाद प्रेसिडेंट 1 मंथ, विद इन 1 मंथ अप्रूवल लेगा फ्रॉम पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट 1 महीने के अंदर अंदर अपने दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी लेके इस चीज़ को पास करेगी कि हाँ इमरजेंसी लगना अब नीडेड है। स्पेशल मेजोरिटी अप्रूवल होगा दोनों हाउसेस से, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वोट करेंगे इस चीज़ को लेके कि लगनी है या फिर नहीं लगनी। तो दैट मीन्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल की भी टाइमलाइन है, और ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय बोथ द हाउसेज इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट 6 मंथली रिव्यू, मतलब इमरजेंसी कंटिन्यू हो रही है उसको सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में हम 6 महीने के लिए लगाते हैं, और ये जो 6 महीने के लिए है अगर हमें इसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड भी ये 6 मंथ्स के लिए ही होगी एट अ टाइम। 6 मंथ्स के लिए अगर एक्सटेंड भी करना है तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होगी, आपको रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स चाहिए होंगे, यानी अब अगर एक्सटेंड भी करना है यू नीड अगेन स्पेशल मेजोरिटी फॉर द एक्सटेंशन। नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट किसी भी टाइम पे इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करी गई थी, वेदर इट वाज इन गुड फेथ और नॉट, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रीजंस थे या नहीं थे, ये किसी भी टाइम पे कोर्ट्स चेक लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जुडिशियल रिव्यू भी एज इट इज़ चलता रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू कि 1975 और 77 इस टाइम पे भी एक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, और ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इसने बहुत सारे जो इमरजेंसी पावर से जो डेंजर्स निकल के आए थे उस पे एक काइंड ऑफ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि हमने जो पावर्स दे रखी हैं इमरजेंसी प्रोविजंस में, क्या इनका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो इस वजह से 44th अमेंडमेंट में जो 1978 में आया था, 44th अमेंडमेंट में इट वॉज चेकड आउट, और इट इज़ अ ड्राइविंग लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जिसने इस ओवर रीच को रोकने की कोशिश की फॉर फ्यूचर, जो भी आगे चल के इसका मिसयूज़ ना हो। हुआ क्या था
कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। ऑफ कोर्स अगर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड हैं तो प्रेस फ्रीडम भी रोक दी गई थी। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डिटेन कर लिया गया था, ऑफ कोर्स उनका डिटेंशन हो गया था। रिवीलिंग इन सब से पता चला कि ये जितने भी हमारे अथॉरिटीज़ को जो हम एक्सट्रीम पावर दे रहे हैं, यूनियन को जो हम एक्सट्रीमली पावरफुल बना रहे हैं ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी टाइम, इसके ऊपर भी पर चेक लगना ज़रूरी है क्योंकि चांस ऑफ मिस यूजेज आर इंक्रीज, राइट। अब चेंज क्या हुआ 44th अमेंडमेंट में? पहला तो हम जो अभी डिस्कस करके आए, इसको आर्म्ड रिबेलियन किया गया क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज अ वेरी वाइड टर्म, और ये अगर इतना वाइड होगा तो वेग टर्म है, कभी भी इट इज़ वेरी ईजियर फॉर द गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में है वो पास करवा सकती है हाउसेस से, और आसानी से जो हमारी इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर करवा सकती है अंडर दिस हेड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इस टाइम पे इसको तो आर्म्ड रिबेलियन किया गया, प्लस आर्टिकल 20 और 21 को नॉन सस्पेंडेबल भी डिक्लेयर किया गया कि आप सारे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को आप यहाँ पे रोक सकते हो, उसको सस्पेंड कर सकते हो, बट 20 और 21 का प्रोटेक्शन आपको देना ही पड़ेगा। प्लस रिटन कैबिनेट एडवाइस इंपॉर्टेंट हो गई कि ओरल से काम नहीं चलेगा, आपको रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट मेड कंपलसरी वाज हेल्ड इन दिस 44th अमेंडमेंट। और पार्लियामेंट्री अप्रूवल को भी और टाइट किया गया, दैट ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है दैट इज कंपलसरी नीडेड। तो अ काइंड ऑफ जो मैकेनिज्म है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी, चाहे आप पहली बार लगा रहे हो चाहे आप इसका रिन्यूअल ले रहे हो। और अगर इस इमरजेंसी को रिवोक करना है तो रिवोकेशन को इजी किया गया कि रिवोकेशन किसी भी टाइम पे अगर लग रहा है कि इस चीज़ को अब मतलब हमें इमरजेंसी हटा देनी चाहिए, तो इमरजेंसी को हटाने के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी थी, उसको तुरंत ही आप हटा सकते हो। इस चीज़ को इंश्योर किया गया। आप देखते हैं एंड्योरिंग प्रिंसिपल क्या निकल के आया, दैट जुडिशियल रिव्यू कभी भी अप्लाई हो सकता है। ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी ये गुड फेथ में थी या नहीं थी, वेदर इट वाज फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस और नॉट, इस चीज़ को जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट्स कभी भी चेक लगा सकते हैं। एंड इमरजेंसीज आर नॉट अ सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड अनअकाउंटेबल पावर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमरजेंसी लगाने का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पावर मिल गई है। इट इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे बहुत ही क्राइसिस आ रहा है, तो क्राइसिस से डील करना है। ये कोई पावर नहीं मिली हुई है दैट यू आर यूजिंग समथिंग कि एब्सोल्यूट पावर मिल गई तो चलो अब जो मर्जी करो, तो ये चीज़ें नहीं हो, इसका इंश्योर किया गया। और 44th अमेंडमेंट्स होल्ड रियली अ वेरी गुड you can say importance, a very good role in managing and tracking the things after the इमरजेंसी इफ इट इज़ डिक्लेयर्ड इन फ्यूचर। तो कह लो अगर इमरजेंसी प्रोविजंस का अगर मैं बताऊँ क्रिटिसिज्म क्या है, तो पहली चीज़ तो वो फेडरलिज्म को थ्रेट करता है क्योंकि सेंटर एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मिसयूज़ की, क्योंकि स्पेसिफिकली इन 356 और जो पहली बार जो 1975 की इमरजेंसी हुई थी उससे तो यही देख के लगता है कि मिसयूज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है और अथॉरिटेरियन कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि आपके बेसिक राइट्स भी उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे हैं और आपके जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको भी रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। बट डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म जब 44th अमेंडमेंट आया तो बहुत सारी चीज़ें इमरजेंसी प्रोविजंस की इंपॉर्टेंट भी निकल के आई, जैसे कि जब हमें नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योरिटी पे ध्यान देना है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, तब ज़रूरी हो जाता है इमरजेंसी को डिक्लेयर करना। इट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस और ये वॉर और डिजास्टर्स के टाइम पे स्टेबिलिटी भी इंश्योर करता है। So overall, by this, I conclude that emergency provisions are really extraordinary constitutional mechanism and they are designed to safeguard India during exceptional situations, right? But while they strengthen the union during crisis, constitutional safeguards and judicial review are important for like to prevent the misuse. And the experience of 1975 emergency highlighted the importance of balancing national security with democracy and individual freedom. So as you can see, it is experiencing robust safeguards, written cabinet advice, ये जो time limits हैं, judicial review है, these are a kind of एक तरह का authoritarian control पे एक रोक लगाई गई है, इसको absolute नहीं किया गया है। So from this, in this video, we understood the emergency provisions under Article 352 to 360, including national emergency, president's rule, and financial emergency, along with their effects, safeguards, amendments, and landmark cases. So these provisions are very essential for protecting the country during extraordinary situations, but at the same time, constitutional safeguards are equally important to prevent misuse of power. So if you found this video helpful, then like, share, and subscribe to the channel for more constitutional law and judiciary topics. Thank you for watching and see you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe.